को बढ़ावा देने का वादा किया। मस्क पहली बार सभी पदधारियों को ऊपर उठाने की उम्मीद के साथ एक गहरी जेब वाले, उलझे हुए उद्योग का सामना करेंगे। मस्क ने एक अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स व्यवसाय में प्रवेश करने की अपनी ट्रेडमार्क शैली को भी सुधारना शुरू कर दिया और इस तथ्य को नहीं आने दिया कि वह उद्योग की बारीकियों के बारे में बहुत कम जानते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी सी भी परेशानी होती है। उसे इस बात का आभास था कि बैंकर वित्त सब गलत कर रहे हैं और वह व्यवसाय को बाकी सभी से बेहतर तरीके से चला सकता है। मस्क का अहंकार और आत्मविश्वास उन स्तरों की ओर बढ़ने लगा था जो कुछ को प्रेरित करते थे और दूसरों को उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर देते थे। और बेईमान एक्सकॉम के निर्माण से अंततः मस्क की रचनात्मकता, अथक ड्राइव, टकराव की शैली और एक नेता के रूप में कमजोरियों के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। मस्क को अपनी ही कंपनी में एक तरफ धकेले जाने का एक और स्वाद भी मिलेगा और एक भव्य दृष्टि के साथ होने वाला दर्द अधूरा रह गया। मस्क ने एक्सकॉम शुरू करने के लिए एक ऑल स्टार क्रू की तरह ही इकट्ठा किया। उन्होंने SGI और ZIP2 में एक इंजीनियर के रूप में काम किया था और उसके साथियों ने उसकी कोडिंग और टीम प्रबंधन कौशल पर अचंभा किया। वे वित्तीय अनुभव के साथ कनाडाई लोगों की एक जोड़ी से जुड़े थे, हैरिस फ्रिकर और क्रिस्टोफर पायने। मस्क ने बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया में एक प्रशिक्षु के रूप में अपने समय के दौरान फ्रिकर से मुलाकात की थी और दोनों ने वास्तव में इसे हिट किया। रोड्स के एक विद्वान, फ्रिकर ने बैंकिंग जगत के यांत्रिकी का ज्ञान लाया, जिसकी एक्सकॉम को आवश्यकता होगी। पायने कनाडा के वित्त समुदाय से फ्रिकर का मित्र था। सभी चार लोगों को कंपनी का सह-संस्थापक माना जाता था, जबकि मस्क अपने भारी निवेश की बदौलत सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में उभरे। एक्सकॉम कई सिलिकॉन वैली ऑपरेशनों की तरह एक ऐसे घर से शुरू हुआ, जहां सह-संस्थापकों ने विचार मंथन करना शुरू किया और फिर पालो ओल्टो में 394 यूनिवर्सिटी एवेन्यू में अधिक औपचारिक कार्यालयों में चले गए। को-फाउंडर्स इस विचार के इर्दगिर्द दार्शनिक रूप से संरेखित थे कि बैंकिंग उद्योग समय से पीछे हो गया था। एक टेलर के साथ बात करने के लिए एक शाखा बैंक का दौरा करना अब बहुत पुराना लग रहा था क्योंकि इंटरनेट आ गया था। बयानबाजी अच्छी लग रही थी और चार लोग उत्साहित थे। उन्हें रोकने वाली एकमात्र चीज वास्तविकता थी। मस्क के पास बैंकिंग का एक मामूली अनुभव था और उन्होंने अपने आंतरिक कामकाज को समझने में मदद करने के लिए उद्योग पर एक किताब खरीदने का सहारा लिया था। जितना अधिक सह-संस्थापकों ने अपने हमले की योजना के बारे में सोचा, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि एक ऑनलाइन बैंक के निर्माण को अवरुद्ध करने वाले नियामक मुद्दे दुर्गम थे। उन्होंने कहा, जैसे जैसे 4 और 5 महीने बीतते गए, प्याज बस खुला रहा। शुरू से ही व्यक्तित्व संघर्ष भी थे। मस्क सिलिकॉन वैली में एक नवोदित सुपरस्टार बन गए थे और प्रेस ने उन पर अपनी पकड़ बना ली थी। यह फ्रिकर के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठता था, जो कनाडा से चले गए थे और एक्सकॉम को बैंकिंग विशेषज्ञ के रूप में दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने का मौका दिया था। कई लोगों के अनुसार, फ्रिकर एक्सकॉम चलाना चाहता था और इसे अधिक पारंपरिक तरीके से करना चाहता था। उन्होंने पूरे बैंकिंग उद्योग पर पुनर्विचार करने के बारे में मस्क के दूरदर्शी बयानों को मूर्खतापूर्ण पाया क्योंकि कंपनी कुछ भी बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। हम मीडिया को सूरज, चांद और सितारों का वादा कर रहे थे, फ्रिकर ने कहा। एलोन कहेंगे कि यह एक सामान्य कारोबारी माहौल नहीं है और आपको सामान्य व्यावसायिक सोच को निलंबित करना होगा। उन्होंने कहा, पहाड़ी पर एक खुश गैस का कारखाना है और यह घाटी में सामान पंप कर रहा है। फ्रिकर मस्क पर उत्पादों को ओवरहाइप करने और जनता को खेलने का आरोप लगाने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं होगा, हालांकि यह एक दोष है या नहीं या एक व्यवसायी के रूप में मस्क की महान प्रतिभाओं में से एक बहस के लिए तैयार है। फ्रिकर और मस्क के बीच तकरार एक त्वरित, बुरा अंत हो गया। एक्सकॉम शुरू होने के ठीक 5 महीने बाद, फ्रिकर ने तख्तापलट शुरू कर दिया। मस्क ने कहा,